डॉक्टर स्वप्ना जैन, बीए फर्स्ट ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट, एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन और इसके कॉन्सेप्ट्स। इसका अगला कॉन्सेप्ट है पर्यवेक्षण यानी सुपरविज़न। किसी भी संगठन में नीति, कानून और योजनाओं का निर्माण जितना महत्वपूर्ण कार्य है, उससे कहीं अधिक एक जटिल कार्य है उसका पर्यवेक्षण करना, इनका संचालन और इनका नियंत्रण करना। आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में समन्वय के लिए अपनाई जाने वाली विधियों में नियंत्रण और पर्यवेक्षण, संचार और नेतृत्व सबसे प्रमुख हैं। जिस कार्य का निरीक्षण नहीं किया जाता वह कार्य होता ही नहीं है, ये कहा जाता है। इसलिए प्रशासनिक पद सोपान के क्रम में ऊपर से नीचे तक सत्ता और उत्तरदायित्वों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का कोई ना कोई पर्यवेक्षक होता है, क्योंकि संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि कार्य की समीक्षा की जाए। उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी के कार्यों की जांच या यथावश्यक परामर्श ही पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण अंग्रेजी शब्द सुपर प्लस विजन से बना है, जिसका अर्थ है देखने की उच्च शक्ति। शब्दकोश की दृष्टि से सुपरविजन का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति पर निगरानी रखना और ये जांचना कि ये कार्य विधिवत ढंग से हो रहा है या नहीं। लोक प्रशासन में इसका अर्थ सत्ता सहित किसी कार्य या व्यक्ति की देखरेख करना है। जेडी हेल्से ने पर्यवेक्षण की विस्तृत प्रक्रिया की कई बातें सम्मिलित की हैं, जैसे प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना और ये सिखाना कि वह कार्य को कैसे कर सकता है, कार्य संपन्न किए जाने की गति और कार्यक्षमता का मापन करना, जहाँ कहीं भी कमी या गलती रह जाए उसको सुधारना, अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करना और पुरस्कार देना, और प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से एक सरकारी समूह में रखना। पर्यवेक्षण एक कौशल युक्त विधि है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती हैं, जैसे कि यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक दोहरी प्रक्रिया है, संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति, अनुशासन और समन्वय की स्थापना, कार्मिकों की सहायता इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। यह एक व्यापक अवधारणा से युक्त प्रक्रिया है। पर्यवेक्षण का समन्वय, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और कार्मिक संतुष्टि और निष्पादन क्षमता से इसका सीधा संबंध है। पर्यवेक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि वो एक बड़ी शैक्षणिक गतिविधि भी है। दृष्टिकोण। पर्यवेक्षण को सामान्यतः दो दृष्टिकोण से देखा जाता है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक दृष्टि में पर्यवेक्षण परंपरागत निरीक्षण करने का पर्याय है और सकारात्मक दृष्टि से पर्यवेक्षण में सदस्यों को कार्य की सर्वोत्तम दशाएं उपलब्ध करवाना होता है, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना होता है, उनको मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देना होता है। मिलेट ने पर्यवेक्षण में दो भेद बताए हैं, मूलभूत या वास्तविक पर्यवेक्षण, जिसमें किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वास्तविक कार्य से संबंधित होती है। दूसरा है तकनीकी पर्यवेक्षण। ये वो पर्यवेक्षण होता है जो किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए जा रहे तरीकों और तकनीकों से संबंधित होता है। पर्यवेक्षण की विधि और तकनीकों में पहला आता है पूर्व स्वीकृति, अर्थात कोई भी नीति बनाने से पहले अधीनस्थ व्यक्ति या अभिकरण को उच्च सत्ता से स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस तकनीक को पर्यवेक्षक को संगठन की नीतियों, योजनाओं और भावी कार्यक्रमों की पहले से ही जानकारी मिल जाती है। दूसरा है कार्य का बजट। बजट अपने आप में नियंत्रण का एक प्रभावित हथियार है। इस विधि में निम्न स्तरीय इकाइयों के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए आवश्यक धनराशि की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। कोई भी इकाई आवंटित धनराशि से अधिक व्यय नहीं कर सकती। फिर आता है कार्मिकों की स्वीकृति। अधीनस्थ संगठनों पर नियंत्रण की इस विधि से अनावश्यक व्यय और पक्षपात पर अंकुश लगाया जा सकता है। कार्य संचालन से जुड़े संगठनों को केवल अधीनस्थ और निम्न स्तरीय कार्मिकों की भर्ती की स्वीकृति दी जाती है। जो नियुक्तियां, पदोन्नतियां, कार्मिक सेवा
सुधार संबंधी आदेश अधीनस्थ संगठनों द्वारा दिए जाते हैं, उनकी स्वीकृति भी उच्च स्तर से ही ली जाती है। फिर आता है प्रतिवेदन। उच्च स्तरीय सत्ता या प्रबंधकों के कार्यों की प्रगति का संगठनात्मक गतिविधियों से अवगत कराने की एक लोकप्रिय तकनीक है रिपोर्ट करना या रिपोर्ट भेजना। फिर है निरीक्षण। एल.डी. वाइट ने निरीक्षण के अंतर्गत निम्न को सम्मिलित माना है: कानून और प्रशासनिक आदेशों और मानकों का निर्धारण करना, इनका पालन नहीं करने पर दंड देने की व्यवस्था करना। निरीक्षण करना अनिवार्य प्रक्रिया है, आवश्यकता लगे तो आदेश में संशोधन भी किया जाता है। सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक। सामान्यतः ये प्रश्न उठाया जाता है कि कौन पर्यवेक्षक होगा। मार्क्स के अनुसार पर्यवेक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किए जाने वाले कार्य तथा प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्यविधियों को जनता और नीति के समक्ष रखता है, उन्हें समझाता है और इन नीतियों कार्यविधियों के ढांचे में कार्मिकों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। पर्यवेक्षक दो प्रकार के होते हैं: सूत्र पर्यवेक्षक, जो पदोन्नतनात्मक व्यवस्था से जुड़े होते हैं, उनका सत्ता की कमान में सीधा हाथ होता है। दूसरा स्टाफ पर्यवेक्षक, जब किसी कार्मिक के कार्यों का पर्यवेक्षण उसके मूल विभाग की इकाई के अतिरिक्त अन्य संगठन या विषय विशेषज्ञों के द्वारा भी किया जाता है। एफ.एम. मार्क्स की दृष्टि से सामान्यतः किसी भी संगठन में पर्यवेक्षक तीन प्रकार के कार्य करता है: वास्तविक या तकनीकी पक्ष देखता है, वह संस्थागत पक्ष भी देखता है और वह कार्मिक पक्ष भी देखता है। मिलेट ने पर्यवेक्षक के निम्न कार्य बताए हैं: अपने पद के कर्तव्यों को उत्तरदायित्वों का पूरा ज्ञान करना, अधीनस्थों को प्रशिक्षित करना, अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन करना, उन गतिविधियों में सुधार करना, कार्य की कठिनाइयों को दूर करना, सहकर्मी अधीनस्थों के साथ सहयोग की भावना से कार्य करना। एक अच्छा पर्यवेक्षक कार्य से संबंधित पूर्ण ज्ञान रखता है, इसमें व्यक्तिगत योग्यताएं होती हैं, साहस, सहनशीलता, नैतिकता, सदाचार आदि जैसे गुण उसमें पाए जाते हैं। सामान्यतः ही मान्यता रही है कि अच्छे पर्यवेक्षक बनाए नहीं जाते बल्कि वे पैदा होते हैं, लेकिन प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम पर्यवेक्षी गुणों का विकास कर सकते हैं। हेल्से का कहना है कि कई बार ये सिद्ध हो चुका है कि सामान्य बुद्धि तथा ईमानदारी से लोगों की सेवा के इच्छुक व्यक्तियों में पर्यवेक्षण का कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक गुण विकसित किए जा सकते हैं, उन्हें आवश्यक तकनीक सिखाई जा सकती है और प्रयोग की विधा के अभ्यास के द्वारा उन्हें स्थायी भी बनाया जा सकता है।